मैं वेलेंसिया उसके नाम कर दूँ। इलेक्शन के दिन करीब थे। सईद जबील साहब एक अहम मीटिंग में थे। यहाँ उनके इलाके और यहाँ उनके इलाके की और भी पार्टीज मौजूद थीं। सईद जबील हर इलेक्शन जीत जाते थे। इस बार मुखालिफ पार्टी उन्हें हराने की पूरी कोशिश कर रही थी। सईद जबील की अपने इलाके और वहाँ के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए की गई कोशिशों का जिक्र किया जा रहा था। जब मुखालिफ पार्टी का एक आदमी उठा, ये लोगों की फलाह के लिए क्या काम करेंगे जब ये अपने ही खानदान के लोगों को नहीं संभाल सके। इनकी अपनी औलाद जाने क्या क्या कर रही है, ये देखिए ज़रा। और फिर सेमिनार रूम की स्क्रीन पर एक वीडियो उभरी थी जहां अदम को देखा जा सकता था। वो अपने हवासों में नहीं था और वो इस तरह ड्रग्स ले रहा था जैसे ही उसका मशगला हो। सईद जबील के चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। वहाँ मौजूद हर शख्स अब उन्हें सजाए नजरों से देख रहा था। उन पर तबसरे किए जा रहे थे। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जा रही थीं। नशेई तो आपके अपने घर में घूम रहे हैं जबील साहब। पहले उनका इलाज करवाएं, बाद में इलाके के लोगों के लिए कुछ कीजिएगा। जुमले ऐसे थे जो उन्हें सुलगा रहे थे। वो जबड़े पीछे सब सुनते रहे। उन्हें अदम जुबील से ये उम्मीद नहीं थी। अगले 1 घंटे में पूरे सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही थी, जबील खानदान के खिलाफ। जबील खानदान का वारिस एक नशई था। यह खबर सब ने देखी थी। हाद ने, ताइमा ने, घर में सबने, यहाँ तक कि खुद अदम जबील ने भी। पता नहीं और कौन कौन सी कहानियां बनाई जा रही थीं। सईद जबील को नीचा दिखाने के चक्कर में सोशल मीडिया ने बवाल मचा दिया था। कहाँ है वो हाथ जबील जो लोगों को दर्द देता है? उसे चाहिए अपने घर से शुरू करे। अदम जबील के साथ साथ वो भी रगड़ा गया था। उसके अस्पताल के अंदर जाने और बाहर जाने की जो पिक्चर्स ली गई थी वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। क्या अधम जबील पागल है? जबील खानदान क्या छुपा रहा है? क्या पागल खाने में अधम जबील का इलाज चल रहा है? इस तरह के बहुत से सवाल थे। सईद जबील का बीपी हाई हो चुका था। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई काम आ सकता था तो सिर्फ हाथ जबील। ये अधम के साथ मसला क्या है? क्यों खानदान की इज्जत दांव पे लगा रहा है? सईद जबील ने उसे फोन किया था। बाबा, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे चेहरे पर हाथ फेरते कहा और सोशल मीडिया से वीडियोस डिलीट कर रहा था। उससे एआई असिस्टेंट को कमांड दी थी। वीडियो कहाँ से पोस्ट हुई थी ये भी पता चल गया था। उससे दो टोक बात करो बरहूदार। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है तुम जानते भी हो। वो अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे थे और ऐसे हुक्म दे रहे थे और ऐसे हुक्म दे रहे थे जैसे वो सब ठीक कर देगा। बाबा, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं सब ठीक कर दूंगा। उससे उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश की। और ये तुम किस खुशी में अस्पताल के चक्कर लगाते हो? कौन दाखिल है वहां? तुम क्यों अपने किरदार को मशकूक बना रहे हो? उनकी पिस्तौल का रुख अब हाथ की तरफ आ गया था। वही लड़की है दाहिल, वहां जिसे अधम के पास भेजा गया था ताकि वो सुधर कर वापस आ सके। उसका लहजा ऐसा था कि सईद जबील कई लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाए। दोनों जानिब गहरी खामोशी छा गई। तो तुम उसकी देखभाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और अधम के बीच क्या चल रहा है? सईद जबील खाक आदमी थे। अदम का वापस आना, हाथ का पिछले 6 महीनों से इस्लामाबाद रहना, अदम का इस्लामाबाद जाना, उसका ठीक होना और अब फिर से ड्रग्स लेना, कुछ ऐसा ज़रूर था जिससे वो नावाकिफ थे। स्याह और सफेद की जंग। उससे अजीब से लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? सईद जबील उलझे। बाबा, आप सियासत संभालिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उससे उन्हें तसल्ली देते फ़ोन बंद कर दिया। अधम जबील, तुम्हें मैंने एक और मौका दिया था ताकि तुम सच जान सको। तुमने कोशिश ही नहीं। तुम्हें मैंने मौका दिया ताकि तुम तहकीक कर सको। तुमने गवा दिया। अफसोस। उससे स्क्रीन पर चलती उस वीडियो को देखते हुए कहा और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। अदम का कुछ पता नहीं था। कुछ देर पहले वो दाइमा को लाहौर की फ़्लाइट में बिठा कर आया था। अदम जबील की वीडियो देखकर वो काफ़ी अपसेट थी और वापस जाना चाहती थी। साथ अभी यही था। वो 1-2 दिन बाद वापस जाने वाला था। वो उठ खड़ा हुआ, उसे अब अस्पताल जाना था। ईमान को आज 4 महीने हो गए थे यहाँ दाखिल हुए और सलमा बेगम के लिए गायब हुए उसे 6 महीने हो गए थे। उसका ईमान से निकाह नहीं हुआ था। उससे अदम को छोड़ने के लिए कहा था। वो देखना चाहता था अदम अपने दुखों से बाहर निकलकर कुछ देखता है या नहीं। एक बार पहले भी उससे बिना सच जाने ईमान को छोड़ दिया था। आज भी उससे सच जानने की सहमत नहीं की। आज जबील का निकाह ईमान से कैसे हो सकता था?
उससे ये जानने की कोशिश ही ना की। वो तेज तेज कदम बढ़ा था, अस्पताल की राहदारी में आगे बढ़ रहा था। उससे अस्पताल में ईमान का और अपना रिश्ता यही जाहिर करवाया था कि वो उसकी वाइफ है। ठीक हो जाने के बाद चाहे वो उसकी शक्ल न दिखती, लेकिन फिलवक्त उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी थी। वो नहीं चाहता था कोई उसके और ईमान के किरदार पर बात करे। वो नहीं चाहता था कि अगर अस्पताल से बाहर जाए कि अंदर कौन दाखिल है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था सब ठीक करने की। उसके सेशंस होते थे, वो चला जाता वापस आ जाता, कभी ऑनलाइन लेता। लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ स्पेशल स्कूल बन रहे थे उन पर पूरी तवज्जो दे रहा था, लेकिन वो आज भी ठीक से सो नहीं पाता था। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। ये जुमला उसे चैन से जीने नहीं देता था और वो ख्वाब उसे सोने नहीं देता था। ईमान ने उसे अब्दुल समझा था। वो ख्वाब उसे बार बार नजर आता था, जहाँ दलदल में धंसते हुए वो उसे मदद के लिए पुकारती थी। वो कैसे मदद न करता। जब ईमान उससे मिली थी और डॉक्टर महक की क्लिनिक पर थी और अब्दुल का उसे फ़ोन आया था कि वो हाथ बनकर एक दिन गुजारना चाहता है, तब खतरा इतना बढ़ गया था कि आज वो अगले दिन वेलेंसिया जाना पड़ा। वो 2 दिन वहाँ रहा। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो उसे शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि ईमान ठीक हो, वो पागल ना हो। लेकिन जब वो लौटा तो उसे जंजीर से बेड के साथ बांधा गया था, क्योंकि वो होश में आते ही खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। पिछले 4 महीनों से वो उसकी देखभाल कर रहा था। अब उसकी हालत में सुधार आ रहा था कि अदम यहाँ आ गया। वो उसे कुछ दिन अदम तो क्या सबसे दूर रखना चाहता था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। जैसे ही वो ईमान के कमरे के सामने पहुंचा, उससे ग्लास विंडो से अंदर का मंजर देखा। कमरे में एक गोल मेज से घिर 2 कुर्सियां रखी थीं। एक पर वो बैठी थी और सामने वाली पर डॉक्टर बैठा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर उससे सवाल कर रहा था। अब वो रंगों से लोगों से खौफजदा नहीं होती थी। अब वो बिलावजह हंसी रोती भी नहीं थी। अलबत्ता किसी से बात भी नहीं करती थी। खामोशी से बैठी रहती, बिल्कुल खामोशी। जाने क्या सोचती थी। डॉक्टर ने मज़ीद उससे कुछ सवाल किए। एक दो पर उससे गर्दन हिलाई थी, बाकियों पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे सुना ही ना हो। डॉक्टर जब बाहर आया तो हाथ उससे वहीं मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन, इसकी हालत में अब सुधार आ रहा है। और हाथ के दिल ने पहली बार खुशी महसूस की थी। उसकी आंखों में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। थैंक यू डॉक्टर। उससे डॉक्टर का दिल से शुक्रिया अदा किया। एक पल को वो सब कुछ भूल गया था, सारे दुख, सारी परेशानियां। याद रहा तो बस इतना कि माँ ने ठीक हो रही थी। 2 दिन बाद वो शाम को जब अस्पताल वापस आया तो ईमान के कमरे के बाहर खड़ी अस्सी को देखकर साकित रह गया। मॉम, उसके लबों से फिसला था। सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस उम्मे हानम उसे ग्लास विंडो से देख रही थी। वो तेजी से उनकी जाने बढ़ा। मॉम आप यहाँ? उनके गले लग जाना चाहता था, पर इस वक्त उससे अपनी माँ खुशबू दूर नजर आई। आइए मिस्टर जबील साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। वो वहीं रुक गया। उससे कदम साकित हो गए। वो वहाँ उसकी माँ बनकर नहीं आई थी, वो एक औरत बनकर आई थी। दूसरी औरत के लिए वो सरापा सवाल थी। तो ये है वो लड़की। आनम को आज भी याद था जब वो तूफानी रात में उससे मिलने आया था। मासी के वर्गे तेजी से पलटने लगे। वो उनकी गोद में सर रखे लेटा था। क्या हुआ है हाथ, परेशान क्यों हो? उसके बालों में हाथ फेरते माँ ने मोहब्बत से पूछा। क्योंकि वो मुझे परेशान करती है। बालों में उंगलियां फेरता उनका हाथ रुक गया। पहले ही उनका दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था, क्योंकि हाथ तकरीबन 15-16 साल बाद उनकी गोद में सर रख कर लेटा था। पहली बार उसे किसी सहारे की ज़रूरत महसूस हुई थी। पहली बार वो इतना परेशान हुआ था। कौन कौन परेशान करती है? आनम ने धड़कते दिल के साथ पूछा। वही उम्मे ईमान। ईमान है, शी हॉन्ट्स मी। वो जो शिकायत करता बिल्कुल बच्चा लग रहा था। वो मुझे सोने नहीं देती। उसके अल्फाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बार मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता। प्लीज़ अब्दुल से कहें वो ईमाने को समझाए वो मेरा पीछा छोड़ दे। वो किसी शहर के जेर असर बोल रहा था। आनम की पेशानी पर लकीरें नुमादार हुई। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। उसके अल्फाज मुसलसल गूंजते थे। वो तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। उससे कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। वो तो अल्लाह वाला था। वो तो शैतान के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वो कैसे शैतान बन सकता था? वो जाने कितनी रातों का जागा था
कि कुछ देर बाद गहरी नींद सो गया, जबकि हानम परेशानी से उसके बालों को सहलाते सामने ग्लास विंडो पर बहती बारिश को देख रही थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था, ऐसा कौन सा काम था और ऐसा कौन सा इंसान था जिससे हाथ जबील को परेशान कर दिया था। और आज वो उस राज को जानने आ गई थी। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। किसी माँ ने अपने बच्चे की तरबियत पर इतना फोकस नहीं किया होगा जितना उम्मे हानम ने किया था। किसी बच्चे ने उतना नहीं सहा होगा जितना हाथ जबील ने सहा था। ये उम्मे हानम से बेहतर कौन जानता था। मिस्टर जबील, आपने निकाह कर लिया और मुझे खबर ही नहीं। वो उसकी माँ थी, कहाँ वार करना था अच्छे से जानती थी। मॉम, मैं आपको सब बताता हूँ। वो फिर से उनकी जाने पड़ा। कुछ भी हो जाता वो अपनी माँ को नाराज़ नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें वो नसीहत याद है जो मैंने तुमसे की थी? वो पूछ रही थी। कितने भी बड़े बन जाओ, ये मत भूलना कि तुम एक इब्ने आदम हो। कभी किसी इंसान को खुद से कमतर मत समझना। हाथ ने अपनी माँ के अल्फाज दोहराए। क्या तुमने किसी को अपने से कमतर समझा? वो पूछ रही थी। नहीं। उससे एक लफ्ज़ ही जवाब दिया। तो फिर मुझे सब सच बताओ। उससे कहा तो हाथ ने अस्वाद में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था, किसी मुजरिम की तरह। वो अपने माँ बाप की कहानी से वाकिफ था। उससे औरत ज़ात को हमेशा इज्जत दी, फांसा रखा। उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का। वो आम इंसानों की तरह प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहता था, पर मोहब्बत पर किसका जोर। वो मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, लेकिन उस पर मेरा दिल उस दिन मुझसे बागी हो गया जब मैंने उसे मार्केट में देखा। वो खाने पीने का सामान ले रही थी। खरीदारी के बाद वो एक मंच पर बैठ गई। उसे भूख लगी थी। उसे खाने के लिए ब्रेड निकाले और फिर अचानक रुक गई। उसने हाथों की उंगलियों पर गिनती की। उसके पास 5 दिन की ब्रेड थी। यकीनन वो नाश्ते के लिए लाई थी, पर अगर वो अभी खा लेती तो उसके पास एक दिन का नाश्ता कम पड़ जाता। वो कितनी ही देर सामने रखे सामान को घूरती रही, जो मुश्किल से 5 दिन का था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक जूस का डब्बा निकालकर जूस पीने लगी। वो वहीं बेंच पर पूरा घंटा बैठी रही। उसने मजीद कुछ नहीं खाया। जाने वो किन ख्यालों में गुम थी। यहाँ तक कि अबरआलूद मौसम बरसने लगा। वो उठकर चल पड़ी। तभी उसने दीवार के पास खड़े एक छोटे से बच्चे को देखा। यकीनन वो भूखा था। उसके कदम रुक गए। वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसने अपने थैले को हाथ लगाया जिसमें उसका थोड़ा सा सामान था। वो बच्चा सामने सड़क की दूसरी जानिब शीशे के उस पार रखे खाने पीने की अशिया को हसरत से तक रहा था। वो उसकी जानिब बढ़ी और जाकर अपने बैग से ब्रेड के 2 पैकेट निकालकर उस बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों में पहले हैरत और फिर तशक्कुर के जज्बात उभरे। उसकी आंखों में नमी थी। तुम भीग जाओगे, मेरे पास छाता नहीं है, ये ले लो। उसने अपनी कंधों पर पड़ी मोटी शॉल उतार कर उस बच्चे को दे दी। पता है वो शॉल उसे कितनी अजीज थी। फिर उसने अपने बैग से वॉलेट निकाला जो उस वक्त बिल्कुल खाली था। मैंने उसके चेहरे पर मुझ जैसा दुख देखा। उसके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तेजी से वहां से भागती चली गई, जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं। क्या वो इतनी गरीब है? और उस रोज मेरा दिल चाहा था मैं पूरी दुनिया उस लड़की के कदमों में रख दूं। म- मैं वलेंसिया उसके नाम कर दूं। वो सांस लेने को रुका। गले में आंसुओं का गोला अटक गया। वो सामने बैठी उस औरत को बता रहा था जो पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम थी। वो खुद पर सब करने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और एक वहशत ज़दा आवाज़ उभरी। मिस्टर जबील, जल्दी चले, पेशेंट बेकाबू हो गई है। और वो तेज़ी से नर्स के पीछे भागता चला गया, स्याही और सफ़ेदी के दरमियान भटकती लड़की की जानिब। उसकी हालत पहले से बेहतर थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ था। आनम ने अपने उस बेटे को पहली बार किसी लड़की के लिए यूं भागते देखा था। वो बेटा जो अजीब था। औरत को अंधेरों की दुनिया में धकेलने वाला मर्द कभी पुरसकून नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो मर्द अपने सीने में खुद चूरा घोंप ले, जो सीने में छुपा रहता और हर सांस के साथ तकलीफ देता है। वो जिस तेजी से नर्स के पीछे भागा था, उसे देखते हुए पीछे कुर्सी पे बैठी खानम होले से मुस्कुराई थी। आरजे नहीं सुकून से जी पाया तो तुम कैसे जी पाओगे? वो बस सोच कर रह गई थी। उस दिन ईमान बेतहारा रोई थी। उससे गिर छाया जो मुंह जैसे टूट गया था। ठहरे पानी में हलचल मच गई थी। वो इतना रोई कि उसे चुप करवाना मुश्किल हो गया था। वो चीख चीख कर रोई थी। हाथ और खानम दोनों उसे देख रहे थे।
उसे गले लगाने वाला कोई नहीं था। फिर हानम ने उससे गले लगाया था। उसकी चीखों से पूरा अस्पताल जैसे गूंज उठा था। उस राहदारी में दाएं बाएं जितने भी कमरे थे सब मौजूद मरीज ग्लास विंडो के पास आ खड़े हुए थे। वो सहमे हुए राहदारी में झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतना कौन रोया था। और फिर उस रात वो सुकून आवर दवाओं के बिना ही सो गई थी। अब वो जल्द ठीक हो जाएगी। हानम वहीं थी, वो हाथ के साथ खड़ी थी। ये बात सुनकर चलते तपते हाथ को सुकून मिला था। वो तुम्हें अब कभी नहीं दिखेगी, जैसे तुम उसके लिए हो ही नहीं, अपनी सजा के लिए तैयार हो। अगली बात सुनते ही उसका सुकून गारद हुआ। मेरी सजा उसी दिन शुरू हो गई थी जब मैंने उस अदम को अपनाने के लिए कहा था। उसके तासुरात अब सपाट हो चुके थे। तुमने अभी तक उसका दर्द देखा है हाथ, तुम वो फेस नहीं देख पाओगे जब तुम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। मर्द अपनी पसंदीदा औरत की जुदाई सह लेता है और उसकी बेनियासी नहीं। मैं चाहता हूँ वो बस ठीक हो जाए और वो बने जो वो चाहती है, वो दुनिया फतह करे। उसे संजीदा लहजे में जवाब दिया। आनम ने रुख मोड़कर उसे देखा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी जब तुम खुद मेरे पास आओगे अपनी अर्जी लेकर। वो खुशगवार से लहजे में कहती वहाँ से पलट गई। वो उन्हें जाता देख रहा था। उसकी माँ एक ऐसे फेज से गुजरी थी। वो ये भी जानता था सबकी कहानियाँ अलग अलग होती हैं, पर वो आने वाले कल से नावाकिफ था। आपने ऐसा क्यों किया भाई? वो दोनों स्क्रीन के आमने सामने मौजूद थे। अदम की हालत ठीक नहीं थी। आप जानते हैं आपकी एक वीडियो ने हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी है। वो अब उससे शिकवा कर रही थी। लुक दाइमा, मैं अपनी मर्जी से जीने का आदी हूँ। मैं सालों पहले भी इस सिख माशरे से इसीलिए चला गया था। यहाँ हम जैसे लोग सुकून से सांस भी नहीं ले सकते। भाई ये पाकिस्तान है, वो एहतजाजन बोली। इसीलिए मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं अपनी मर्जी से ड्रग्स नहीं ले सकता। और प्लीज़, मैं किसी सफाई के मूड में नहीं हूँ। वो बेजार था, उगताया हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे से वो बीमार दिखाई दे रहा था। मैं सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? वो अब तक वहीं अटकी थी। तुम क्या करती अगर तुम अपनी मोहब्बत को पागलखाने में कैद पाती और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना होता तुम उसे दोबारा अपना सको? वो अब सवाल को था। आपने उसे अपनाने के लिए क्या किया? आपने ऑप्शन ढूंढा? एक पल को तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद बोली। वो किसी और की वाइफ है। वो तड़प कर बोला था। बताया था आपने कि एमा की शादी हो चुकी। वो बोलते बोलते टटक गई और फिर धुआं धुआं होते चेहरे के साथ अदम को देखने लगी। एमा का पूरा नाम क्या है? वो सर चेहरे के साथ पूछने लगी। उम्मे ईमान। और दाइमा को लगा सांस जैसे सीने में अटक गया हो। उससे काउंटर से पता किया था कि हाथ ने जिस लड़की को वहाँ दाखिल करवाया था उसका नाम उम्मे ईमान था। उससे अब समझ आया था अदम उसे वहाँ देखकर गायब हुआ था। वो दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। अदम जानता था वो हाथ को पसंद करती थी। वो दोनों बहन भाई तो ऐसे लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार थे जो उनकी दस्तरस से बहुत दूर थे। तो क्या हाथ उससे शादी? वो अब फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, जो अब भी अपने आवाज़ों में नहीं था। ताइमा ने गहरा सांस लेने की कोशिश की और फिर स्क्रीन बंद कर दी। वो मज़ीद कुछ नहीं बोल सकती। वो नीचे बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसके जहन में जो ख्याल आया था वो यही था, ईमान के पागल होने की वजह क्या थी? एक लड़की और एक ही खानदान के दो लड़के, एक उसका भाई था और एक महबूब। क्या था उस लड़की में ऐसा? ईमान ने रॉबर्ट। अगले दिन वो उठी तो काफ़ी फ्रेश थी। उसे रात वाला वाक़या याद नहीं था जो नर्स उसके लिए नाश्ता लाई थी। ईमान ने उसकी बातों का जवाब भी दिया था, उससे नाश्ता भी किया था। वो बाहर खुला आसमान देखना चाहती थी। उसके कहने पर नर्स उसे बेलकुनी में लाई थी। कितना वक्त गुजर गया था उसे आसमान को देखे हुए, बल्कि उसके पार मौजूद हस्ती को पुकारे हुए। वो चेहरा उठाकर आसमान की उस पार उसे ढूंढ रही थी। अल्लाह! इतने महीनों बाद वो अपने हवासों में लुटी थी जो उससे पुकार पाती। वो रोशनी की तलाश में अंधेरे से रोशनास हुई थी और उससे उस अंधेरे में वो सब कुछ देखा था जो आप लोग नहीं देख पाते। कुछ देर वो बैल्कोनी में रही, बिल्कुल खामोश, आसपास देखती हुई। उसे जो पहला ख्याल आया था वो अल्लाह का था। ना सलमा बेगम था, ना हाथ था, ना कोई मासील था। इस कंडीशन को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इससे गुजरे हों। मैं वापस आ गई हूँ।
उससे चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने हालिक को अपना पैगाम पहुंचाया था कि वो अंधेरों की लड़ाई जीत आई थी। उससे अपने दिल को कभी इतना खुश महसूस नहीं किया था। वो काफ़ी देर वहाँ मौजूद रही। उससे अपनी दाहिनी कलाई देखी तो उस पर एक निशान पड़ा हुआ था। शुरू शुरू में उसकी हालत इतनी तशवीशनाक थी कि उसकी कलाई को बेड के साथ बांधा गया था ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। मुझे यहाँ कौन लाया था? डॉक्टर महक। उससे वही नाम बताया जो हाथ ने उसे बताने को कहा था। उससे अब कमजोरी महसूस हो रही थी। वो वापस कमरे में आ गई, बेड पर लेटी रही, खामोशी से छत को घूरती रही। जाने कब वो सो गई। उसके सोने के बाद वो वहाँ आया था। आज मिस ईमान ने बातें भी की हैं। उससे यहाँ लाने वाले का नाम भी पूछा और आज काफ़ी बेहतर लग रही थी। नर्स अब उससे रिपोर्ट दे रही थी। बस कुछ दिन और फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। आज के लिए जहाँ ये खुशी की खबर थी वहीं जुदाई का पुरवाना भी था। वो गहरा सांस फिसा में खारिज करता ग्लास विंडो से हट गया। वो शाम तक सोती रही और दोबारा उठी तो झटके से उठ बैठी। उससे कमरे में बेड से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। खूबसूरत, सहरंगेज, कोई 45 साल वो औरत उससे ही देख रही थी। पहले उसे लगा कोई डॉक्टर होगी। हेलो ईमाने, अब कैसा महसूस हो रहा है? वो उससे यूं देख रही थी जैसे परसों से जानती हो। ईमान के चेहरे पर शनासाई के कोई रंग नहीं उभरे। वो उसे नहीं जानती थी। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वैसे पूछ रही थी जैसे ईमान उससे पहले मिली हो। ईमान ने नफी में सर हिलाया। मैं ईमानी रॉबर्ट हूँ। उससे अपना तारुफ करवाया। वो पाँव को छूते चौसठ के गाउन में थी। सर के बाल ऊंचे जूड़े में बंद थे। उसका चेहरा साफ था और एक ऊनी स्कार्फ उसकी गर्दन के गिर लिपटा था। जवानी में वो औरत कितनी हसीन रही होगी। ये देखो। उससे मोबाइल की स्क्रीन ईमान के सामने की। ये वो वीडियो थी जो अब्दुल के दोस्त जॉन ने बनाई थी। और जब रेसा हॉल में उसका आखिरी दिन था तब जॉन ने ये वीडियो पब्लिक करके उसका काफ़ी तमाशा बनाया था। ईमान को अपने सर में दर्द उठता महसूस हुआ। उससे बेसाख्ता अपना सर पकड़ा था। उससे अब आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा था। वेलेंसिया यूनिवर्सिटी, रेसा हॉल, वो कॉफ़ी शॉप जहाँ बैठकर वो कॉलम्स लिखती थी, और वो पागल औरत जो अक्सर बस स्टॉप पर नजर आती थी। एक दिन वो ब्रेड जूस देकर उसके पास गई थी। ईमान ने उसे ब्रेड और जूस दिया था। वो पहले तो ईमान को घूरती रही थी और फिर उससे दोनों चीज़ें झपट लीं। तुम्हें ये सब कैसा लगता है? ईमान ने सवाल किया था। औरत जिसके बालों को बेतरतीबी से काटा गया था उससे हैरत से ईमान को देखा। अलबत्ता वो कुछ बातें समझती थी। वो कुछ देर उसे देखती रही और फिर ब्रेड खाने लगी। इस सारी दुनिया में पागल का किरदार अदा करना कैसा लगता है? मैं जानती हूँ तुम्हारी हकीकी दुनिया कुछ और है। वो जो कई पैरों से भूखी होने की वजह से ब्रेड पर टूट पड़ी थी। ईमान की बात सुनकर जैसे वो साकित हुई। उससे ईमान को यूं देखा जैसे वो नहीं बल्कि ईमान पागल हो। वो फिर हंसी और हंसी चली गई और उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। गो टू हेल। उससे हाथ में पकड़ा ब्रेड और जूस ईमान पर दे मारा और गालियां देती वहां से चली गई। वीडियो खत्म हो चुकी थी। ईमान के चेहरे पर उलझन थी। इतने अरसे बाद क्यों? इस वीडियो का क्या मकसद? वो अब सामने बैठी खूबरू औरत को सवालिया नजरों से देखने लगी। ये मैं हूँ? उस औरत ने वीडियो वाली उस पागल औरत की जानिब इशारा किया जिसे ईमान ने ब्रेड और जूस दिया था। ईमान साकित निगाहों से उसे देखी गई। उसके चेहरे पर भी यकीनी थी। मैं ईमान रॉबर्ट हूँ और मैं पिछले काफ़ी सालों से पागल का किरदार अदा कर रही थी, यानी पागल थी। दो ईमानें एक दूसरे के आमने सामने बैठी थीं। तुमने कोहरे की उस पार की दुनिया देखी है ना? हाँ, तुमने देखी है। मैं पिछले 15 सालों से कोहरे की उस पार अकेली थी, कैद थी। कोई मेरी मदद को नहीं आया। उसकी आंखें नम थीं। वो गोद में दोनों हाथ रखे बैठी थी। उसके हाथों में पास से कपकपाहट थी। ईमान खामोशी से देख और सुन रही थी। 15 साल, 15 साल मैंने अकेले गुजारे हैं माने। 15 साल में उस कोहरे में भटकती रही। वो रोना नहीं चाहती थी पर आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकलने लगे। मेरा जुर्म ये था कि मैंने बेवफाई की थी अब्दुल्ला शहाब से, एक हसीन और ज़हीन शख्स से। वो अब अपने हाथों को देख रही थी और ईमान पर गोया एक धमाका हुआ था। हाँ, ये वही ईमान रॉबर्ट थी जो 24 साल पहले अब्दुल्ला शहाब से मिली थी आर्ट एग्जीबिशन में और फिर चली गई थी। अब्दुल्ला शहाब ने ईमान नाम की किताब लिखी थी। ईमान और अपनी कहानी लिखी थी,
लेकिन उस कहानी को भी उससे छीन लिया गया था। मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी, पर मैं नहीं जानती थी वो शादीशुदा था। जब मुझे पता चला तो मुझे बुरा लगा। उस शख्स की सोच बाकियों से अलग थी। मैं नहीं चाहती थी वो अपनी पहली बीवी से बेवफाई करे। अगर वो उससे कर सकता था तो फिर मेरी क्या हैसियत थी? वो रिश्तों में बनने का कायल नहीं था। फिर मेरे मंगेतर ने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं चाहती हूँ कि अब्दुल्ला शाह वो मुकाबला जीते तो मुझे उसे बताना होगा कि हम जल्द शादी कर रहे हैं। मुझे लगा था अब्दुल्ला जीत जाएगा तो उसका एक नाम होगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। अब्दुल्ला को हरा दिया गया। मैं वापस आ गई, मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरा दिल बागी हो चुका था। हर वक्त को चौंके लगा था कि मैं बेवफा हूँ। 5 साल मेरी शादी चली फिर टूट गई। 4 साल मैं अपने दिमाग से लड़ती रही। मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, अब्दुल्ला के पास। मैंने अपने रिसोर्सेज से पता लगाया तो मुझे खबर मिली कि अब्दुल्ला शाह दूसरी शादी कर चुका था। मर्द की फितरत में इंतजार कमी है। उसे दूसरी औरत मुहैया हो तो वो आसानी से बेवफा हो जाता है। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ता उसकी गोद में गिरा था। ईमान जैसे ही ट्रांस से बाहर निकली, ईमान ने रॉबर्ट की बातों ने सहर कायम कर दिया था। उससे बाहर बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर बारिश की। इस्लामाबाद का मौसम आजकल ऐसा ही था, कभी भी बरसने को तैयार। ऐसे ही बारिश उसके अंदर भी हो रही थी। मैंने कब से नहीं दवासन खोया, पता ही नहीं चला। मेरी अपनी बेटी मुझसे नफरत करती थी और फिर मैं इस कोहरे में कहीं गुम हो गई जिसके पार गहरा अंधेरा था। कोई नहीं आया और फिर तुम आई ईमान ने। उससे चेहरा उठाकर अब ईमान को देखा था। किसी ने कोहरे के पार झांकने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ तुमने की। तुमने खोज की उस दुनिया की, पोशीदा दुनिया की, जहाँ सबका किरदार अलग होता है। वो उसे यूं देख रही थी जैसे ईमान उसके मोहसिन हो। इस सारी दुनिया में पागल का किरदार अदा करना कैसा लगता है? मैं जानती हूँ तुम्हारी हकीकी दुनिया कुछ और है। तुम्हारे इन लफ्ज़ों ने मेरे गिरद छाए जुमूद में दरार डाल दी थी। उस रात मैं एक मॉल में घुस गई। मैंने खुद को आईने में देखा। मैंने देखा और मैं हैरान रह गई। ये मैं नहीं थी। फिर मैंने उस कोहरे से निकलने की कोशिश की। मैं कोशिशें करती रही। जब थोड़ा कामयाब हुई तो तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं उस कॉफ़ी शॉप पर गई जहाँ तुम अक्सर बैठती थी। फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी। मुझे तुम कहीं नहीं मिली। मैं शायद फिर से कोहरे के पीछे गुम जाती। जब एक रात मुझे वो मिला, एक खास शख्स। वो स्याह हुडी पहने हुए था, फुटपाथ पर बैठा था। उस रात तूफानी बारिश हुई थी। मैं हर आते जाते शख्स को पकड़ लेती और पूछती कि तुम्हारी पोशीदा दुनिया कौन सी है। मुझे लगता था शायद ऐसे तुम मुझे मिल जाओ, पर तुम नहीं मिली। लेकिन वो मिल गया। मैं उसके पास गई और उससे यही सवाल पूछा। उससे चेहरा उठाकर मुझे देखा। उसकी गहरी आंखों में कुछ खो देने का मलाल था। मैं उसके पास बैठ गई। वो नौजवान लड़का बाकियों से अलग लगा था मुझे। उससे कहा, हम तहलीक की नदी में बहते पत्ते हैं। ये नदी हमें हमारे सही ठिकाने पर ले जाएगी। मुझे, तुम्हें, हम जैसों को, खास लोगों को, सल्फाइड्स को। उस रात मैं रो पड़ी थी। मैं रोई, बहुत रोई, चीख चीख कर रोई। तूफानी रात में जब पूरा आसमान रो रहा था, मैं रोती रही। ऐसे लग रहा था पूरी कायनात रो रही हो। उस ग्रे आंखों वाले लड़के ने मुझे चुप करवाया। मैंने उसकी ग्रे आंखों में तकलीफ देखी थी। मैंने उससे उसके अकेले होने की वजह पूछी तो उससे बताया, मेरा वजूद मेरे अपनों के लिए तकलीफ का बायस है। मैं जिसको छू लूँ वो मर जाता है, पत्थर का हो जाता है। मैंने अपनी जान से प्यारों को हमेशा खोया है। ईमान सांस रोके उसे सुन रही थी। नहीं, हम जहन्नुम में नहीं हैं, बल्कि तहलीक की नदी में बह रहे हैं। ये नदी तुम्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। ईमान के ज़हन में जो मक्का सा हुआ था, उससे वो पर्ची याद आई थी। वो जैकेट भी। उसका दिल तेजी से धड़का। वो सब लोग जिन्होंने दर्द को चुना, जिन्होंने लब सी लिए, उफ तक न की। वो सब लोग जो भटकते रहे कोहरे के उस पार बिल्कुल अकेले। वो जिन्होंने अंधेरे को बहुत करीब से देखा। वो जो तन्हा रहे अपनी सोच में, अपनी साथ में। वो जिन्होंने सब
साहब, वो जिन्होंने करीब से देखा मौत को, रूह की मौत को, वो सब लोग जिनको अता किया गया हास होना, वो सब लोग तहलीक की नदी में बह रहे हैं और ये नदी उन्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। ईमानी, तुम आम नहीं हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम आम नहीं हो। मैंने जिंदगी के बहुत साल ज़ाया कर दिए। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम मत करना। तुम्हें अभी बड़े काम करने हैं। ज़ाहिरी पोशीदा दुनिया को जानना है। तुम्हें एक खास शख्स का साथ देना है। ईमाने रॉबर्ट ने उसके हाथ थाम लिए थे। अब्दुल्ला साहब मेरा बाप है, क्या आप जानती हैं? मैं नहीं जानती उन्होंने मुझसे इतनी नफरत क्यों की। वो उससे आगाह कर रही थी, जबकि माँ ने रॉबर्ट बहुत पहले जान गई थी जिस शख्स ने उसे अंधेरों में भेजा था उसकी बेटी ने ही उसे बाहर निकाला था। शायद इस वजह से ईमान ने रॉबर्ट ने अपनी गर्दन से स्कार्फ उतारा। उसकी गर्दन पर दाएं जानिब कंधे से जरा ऊपर एक सफ़ेद निशान था, एक बर्थ मार्क जिसमें किसी किस्म की चमक नहीं थी, लेकिन वो वाज़ह नजर आता था। ईमान हैरत से उसके तकने लगी। उसकी गर्दन पर भी ऐसे ही दो छोटे छोटे निशान थे। तो ये वजह थी अब्दुल्ला साहब की अपनी बेटी से नफरत की कि वो ईमान रॉबर्ट जैसी थी। आह, अब्दुल्ला साहब, क्या तुम कभी बारिश में नहाई हो? नहीं, मुझे भीगना नहीं पसंद। चलो आज भीग कर देखते हैं। उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर ले आई। ईमान बाहर जाने से, बाहर की दुनिया देखने से गरेज़ां थी। वो डर रही थी, अभी भी खौफसदा थी कि जाने लोग उसे देखकर कैसी बातें करेंगे। वो अभी तक उस खौफ के ज़ेर असर थी। ईमान रॉबर्ट उसका हाथ थामे राहदारी से गुजर रही थी। ग्लास विंडो से झांकते चेहरे उन्हें जाते देख रहे थे। ईमान कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। कितने लोग कोहरे के पार कैद थे, कोई उन्हें बचाने क्यों नहीं आता था। वो चलती जा रही थी लेकिन उसका ज़हन जाने कहाँ भटक रहा था। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश न की क्योंकि ये सब हाथ की मर्जी से हो रहा था। अस्पताल की चौखट से कदम बाहर निकालते वक्त उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे पर खौफ वाज़िया था। ग्रे आंखों वाला लड़का कहता है, हम जब तक अपने डीमंस यानी अपने खौफ से नहीं लड़ेंगे, जीत नहीं पाएंगे। ईमानी ने उसे देखते कहा और वो बाहर निकल आई। बाहर बारिश बरस रही थी, लोग आ जा रहे थे। ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी उससे कितने महीनों बाद ये सब देखा था। सामने ही गाड़ी खड़ी थी। वो उससे लेकर गाड़ी तक आई और दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाया और खुद भी बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर कोई पहले ही बैठा था। क्या हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ कोई ना हो? ईमान रॉबर्ट ने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से दरख्वास्त की। गाड़ी चल पड़ी। ग्लास विंडो से बहता पानी, वो चमकती आंखों से सब देख रही थी। कुछ देर बाद निस्बतन गाड़ी एक सुनसान जगह पर थी। चारों जानिब पहाड़ थे। यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा था। रात के इस पहर यहाँ ट्रैफिक कम थी। वो दोनों बाहर निकल आईं, जबकि वो वहीं बैठा रहा। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। इस लम्हे को जियो ईमाने, ये फिर नहीं आएगा, वो उससे कह रही थी। और ईमान शायद पहली बार बारिश में भीगी थी। उसे दोनों बाजू फैला दिए और अब बाजू फैलाई खड़ी थी। फिर उसे आसमान की जाने मुँह किया। मैं जीत गई हूँ, मैंने कर दिखाया, वो जोर से चिल्लाई और फिर वो आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी। मैंने तहलीक की नदी को पा लिया, वो खुशी से चिल्ला रही थी। वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था, सवार ड्राइविंग सीट पर बैठे ग्रे आंखों वाले हाथी जो जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था। अलबत्ता उसकी चमकती आंखों में नमी थी। क्या मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए? असिस्टेंट एआई की आवाज़ गूंजी थी। नहीं। उससे मना कर दिया। शायद आप उसे ये कल को दिखाना चाहें कि जब उससे अपने अंधेरों में रोशनी ढूंढी थी तो कैसे सेलिब्रेट किया था। उसकी आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, जिसे सिर्फ हाथ सुन सकता था। हाँ, फिर कर लो। उससे मुस्कुराकर इजाज़त दी। दो ईमानें पोशीदा दुनिया का राज जान जाने पर खुशी से झूम रही थीं।